हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। उससे पहले हमने प्लासी का युद्ध पढ़ा था, उससे पहले हमने मीर कासिम के बारे में चर्चा की थी और उससे पहले हमने मीर जाफर के बारे में पढ़ा था कि कैसे इन लोगों के द्वारा बंगाल की नवाबी की जाती है और अंग्रेज लोग किस प्रकार इन लोगों को इनके पदों से षड्यंत्र के द्वारा हटा देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप लोग लगातार हमारे जो वीडियो हैं वो देख रहे होंगे और इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों को मीर कासिम के बारे में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिए। उससे पहले मीर जाफर के बारे में जो लेक्चर है वो सुनिए। उससे पहले फिर सिराजुद्दौला के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बक्सर के युद्ध के बारे में बातें करेंगे। तो बक्सर का युद्ध, कहाँ का युद्ध? कहाँ के युद्ध के बारे में बातें कर रहे हैं? तो बक्सर के युद्ध के बारे में हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, अगर बक्सर के युद्ध के बारे में हम बातें करें तो उससे पहले इसकी स्थिति के बारे में समझेंगे कि इसकी स्थिति वास्तव में रहती कैसी है। देखिए, सबसे पहले समझिए, बक्सर का युद्ध जब नहीं हुआ था तो उससे पहले अंग्रेज जो थे वो मीर कासिम को पद से हटाना चाहते थे और मीर कासिम को पद से हटाने को लेकर ही उसके ऊपर मुंगेर पर क्या किया जाता है? पहले आक्रमण किया जाता है। ठीक है, तो पहले क्या किया जाता है? अंग्रेजों द्वारा मीर कासिम पर आक्रमण किया जाता है। मीर कासिम पर आक्रमण किया जाता है। ठीक है, मीर कासिम पर आक्रमण किया जाता है। लेकिन ये बातें बता रहा हूं मैं 1763 की, जब तक युद्ध नहीं हुआ था। तो मीर कासिम क्या होता है? वहां से भाग जाता है। क्या करता है? वहां से भाग जाता है। एक छोटी सी मुठभेड़ होती है और उसमें वो परास्त होता है और क्या करता है? भाग जाता है। मीर कासिम भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? वो सोच रहा था कि मैं जो हूं वो अवध के सूबेदार और दिल्ली के सुल्तान से मिलकर वापस लौट के आक्रमण करूंगा अंग्रेजों के लिए। तो ये उसकी क्या थी? सोच थी। तो वो कहां जाता है? अवध चला जाता है। ठीक है, अवध चला जाता है और अवध के सूबेदार से मिलने का प्रयास करता है। देखिए, पहले इन लोगों के जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। लेकिन जब मीर कासिम उनके पास पहुंच जाता है तो वो लोग इसके बारे में सोचते हैं कि चलिए कोई व्यक्ति हमारे पास चल के आया है तो उसका क्या किया जाता है? रेस्पेक्ट किया जाता है, सम्मान जो है उन लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, उन लोगों के द्वारा सम्मान किया जाता है, रेस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन जो सुजाउद्दौला था किसके बारे में बातें कर रहे हैं हम? सुजाउद्दौला के बारे में बात कर रहे हैं। सुजाउद्दौला कौन था?
तो ये अवध का सूबेदार था, ठीक है। तो ये क्या करता है, सुजाउद्दौला यानी कि अवध का सूबेदार बातें करता है अंग्रेजों से कि आप लोग मुझे क्या करो, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में कुछ हिस्सेदारी कर दो, मैं तुमको मीर कासिम को सौंप दूंगा क्योंकि वो मेरे पास आया हुआ है वर्तमान में, ठीक है। तो इसी बातों में, ऐसी ही सवाल जवाबों में 6 महीने का समय जो है वो गुजर जाता है, ठीक है। अंग्रेज कोई जवाब नहीं देते क्योंकि वो सुजाउद्दौला से कोई संधि नहीं करना चाहते थे, ठीक है। देखिए, तो सुजाउद्दौला के साथ मिलकर, सुजाउद्दौला के साथ मिलकर इन्होंने रणनीति बनाई। क्या बनाई? रणनीति बनाई कि किस पर आक्रमण किया जाएगा, अंग्रेजों पर आक्रमण किया जाएगा। रणनीति बनाई कि अंग्रेजों पर आक्रमण होगा, ठीक है। तो इनके द्वारा यह रणनीति बनाई जाती है कि हम लोग किस पर आक्रमण करेंगे, अंग्रेजों पर आक्रमण करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इन लोगों ने क्या किया, किससे भी मदद मांगी, शाह आलम से भी इस मामले में मदद मांगी। किससे मदद मांगी? शाह आलम से। तो शाह आलम से क्या मांगी जाती है? मदद मांगी जाती है। तो 3 लोग मिल जाते हैं। कौन कौन मिल जाते हैं? एक मीर कासिम, एक कौन हो गया? मीर कासिम हो गया, जो कि नवाब था। कहां का था? बंगाल का था। इसके बाद अवध का कौन? सुजाउद्दौला। और एक किससे भी मदद मांगते हैं? तो ये लोग शाह आलम से भी क्या मांगते हैं? मदद मांगते हैं, ठीक है। किसके साथ किससे मदद मांगते हैं? शाह आलम से भी मदद मांगते हैं। तो 3 लोग मिल जाते हैं, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम। और तीनों लोग क्या करते हैं? अपनी अपनी सेनाओं, जो भी इनके लोग थे, अपनी अपनी सेनाओं के साथ बक्सर पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? बक्सर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो बक्सर जो पहुंच जाते हैं, तो जो शाह आलम था वो पहले ही बात कर चुका था अंग्रेजों से, ये बोल चुका था कि मैं मजबूरी के कारण तुम पर क्या कर रहा हूं? आक्रमण कर रहा हूं, क्योंकि तुम लोग क्या है, मेरी मदद नहीं कर रहे हो मुगल सम्राट बनाने में। तो इन सारी बातों को लेकर क्या होती है, इनके बीच में बातें होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, 23 अक्टूबर, तब 23 अक्टूबर 1764 को क्या बार था? 23 अक्टूबर 1764 को
23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। और जो बक्सर का युद्ध होता है वो कितने घंटे चला? 3 घंटे चलता है। ठीक है, 3 घंटे युद्ध चलता है। ठीक है, तो जो बक्सर का युद्ध है ये कितने टाइम तक चलता है? तो ये टोटल 3 घंटे तक चलता है। ठीक है, अब देखिए आगे, इस युद्ध में काफी घमासान युद्ध होता है। काफी घमासान जो है क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है, अब इसमें मरने वालों की संख्या अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बताई जाती है। बताते हैं कि 700 से ज्यादा अंग्रेज मारे गए और 200 से ज्यादा उनकी 2000 से ज्यादा उनकी सेना के लोग भी मारे जाते हैं। ठीक है, तो 700 से ज्यादा, चलो नीचे हो गया काफी, मिटाते हैं इसको, यहां पे लिखते हैं। तो 700 से ज्यादा, कितने से? 700 से ज्यादा अंग्रेज मारे जाते हैं। ठीक है, सात से ज्यादा क्या मारे जाते हैं? अंग्रेज मारे जाते हैं। और 2000 से ज्यादा जो है वो मुगल सैनिक थे वो मारे गए। 2000 से ज्यादा संयुक्त सेना के लोग मारे गए। ठीक, कितने ज्यादा? 2000 से भी ज्यादा संयुक्त सेना के जो लोग होते हैं वो इसमें मारे जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इस युद्ध के बाद उत्तर भारत में, कहां की बात कर रहे हैं? उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। तो इस युद्ध के बाद उत्तर भारत में क्या होता है? इस युद्ध के बाद उत्तर भारत में अंग्रेजों का प्रभाव क्या होता है? बढ़ जाता है। और उसके पश्चात जो मीर कासिम होता है, कौन होता है? मीर कासिम दिल्ली भाग जाता है। कहां भाग जाता है? ठीक है, जो मीर कासिम है वो कहां भाग जाता है? तो दिल्ली भाग जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब दो लोग बचते हैं। कौन कौन बचते हैं? एक सुजाउद्दौला बचता है और एक शाह आलम बचता है। ये दोनों क्या करते हैं? अंग्रेजों की शरण में जाके चले जाते हैं और उनसे संधि कर लेते हैं। कौन कौन? एक तो था सुजाउद्दौला और एक होता है शाह आलम। दो लोग हो गए। कौन कौन हो गए? एक सुजाउद्दौला हो गया जो कि अवध का सूबेदार होता है, और एक शाह आलम हो गया। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं? संधि वार्ता कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं? अंग्रेजों से कर लेते हैं। ठीक है, अवध के सूबेदार को यह बात बोली जाती है कि तुम जो हो हमारी मांगों को पूरी कीजिए, हम तुमको वापस से अवध का सूबेदार क्या कर देंगे? नियुक्त कर देंगे। और वो ये बातें मान भी लेता है। ठीक है, तो इसमें लिखना है सुजाउद्दौला ने, किसने? सुजाउद्दौला ने अंग्रेज जो होते हैं उनकी मांगों को वो मान लेता है। ठीक है, कहता है कि तुमको यहां पर मुक्त व्यापार करना है, कीजिए।
लेकिन वो एक मांग है वो उसको नहीं मानता, और वो मांग ये थी कि वो अवध में कंपनी खोलने की उस समय इजाजत नहीं देता। ठीक है, क्या चीज की इजाजत नहीं देता? तो अवध में फैक्ट्री खोलने की इजाजत उसके द्वारा नहीं दी जाती। ठीक है, तो उसके द्वारा अवध में फैक्ट्री के निर्माण को लेकर क्या कर दी जाती है? मना कर दी जाती है। अब इससे क्या है, अंग्रेज जो हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में पैसा लेते हैं। ठीक है, इससे बोलते हैं कि तुम्हें हमें लाखों पाउंड जो है पैसा देना पड़ेगा वार्षिक तौर पर। अब देखिए, सुजाउद्दौला के साथ ये बातें की जाती हैं, तो फिर शाह आलम के साथ कौन कौन सी बातें होती हैं? अब देखिए, शाह आलम के साथ ये बातें तय की जाती हैं इनके द्वारा कि हम आपको 25 लाख रुपए वार्षिक के तौर पर टैक्स देंगे, उसके बदले में आप हमको बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार करने की क्या दे दीजिए? अनुमति दे दीजिए। अब शाह आलम जो था वो बिल्कुल ही, ना तो उसके पास कोई अच्छी सेना थी, ना ही उसके पास कोई बड़ा खजाना था, तो उसने ये जो ऑफर उसको मिला था उसको क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। ठीक है, और उनका कृपा पात्र एक शासक बन जाता है। अंग्रेज चाहते थे तो उसको हटा सकते थे पद से, लेकिन ऐसा अगर वो करते तो वो संपूर्ण भारतवर्ष के शत्रु बन जाते। इसलिए इतनी बड़ी चुनौती वे एक साथ नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र जो होता है वो उनके पास था। और लॉर्ड जो क्लाइव था वो इस बात को जानता था कि हमें इस मामले में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारतीयों की सहानुभूति हमको अभी प्राप्त नहीं है। इसलिए हम लोग अभी बंगाल, उड़ीसा, बिहार वाले जो क्षेत्र हैं इन्हीं पर व्यापार करते रहते हैं, और निश्चित समय आने पर हम दिल्ली की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग सलाह दे रहे थे कि दिल्ली पर तत्काल आक्रमण कर देना चाहिए। तो क्लाइव का मानना यह था कि अगर हम तत्काल आक्रमण कर देंगे दिल्ली पर, तो मराठे जो हैं वो इस स्थिति का फायदा उठाएंगे, क्योंकि कभी भी जो जनता होती है वो एक साथ किसी भारी आक्रमण को बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए उनको धीरे धीरे अपने चंगुल में फंसाया जाना चाहिए। ये क्लाइव की सोच होती है जो आगे चलकर वास्तविकता में बदल जाती है। ठीक है, अब देखिए, अवध के सूबेदार को कंपनी द्वारा ये वचन दिया जाता है कि हम आपके राज्य की सुरक्षा की पूरी गारंटी लेते हैं, हमको मुफ्त में व्यापार करने का यहाँ पे आज्ञा पत्र मिले, और हमारे व्यापार को एकाधिकार क्षेत्र में प्राप्त हो। तो ये सारी बातें जो हैं वो अवध के सूबेदार द्वारा मान ली जाती हैं। इसके अलावा शाह आलम से ये लोग जो हैं वो दिल्ली के क्षेत्र में तो नहीं मांगते, लेकिन बिहार, उड़ीसा और बंगाल की जो दीवानी है वो अपने नाम करवा लेते हैं, और कहते हैं कि हम तुमको 24 लाख रुपए वार्षिक के रूप में टैक्स देते रहेंगे। तो इन सारी बातों को लेकर इनके बीच में क्या बन जाती है? सहमति बन जाती है। ठीक है, अब अंग्रेजों के पास जो था एक बहुत बड़ा जो विशाल क्षेत्र है वो क्या होता है? अधिकार में होता है। ठीक है, ये पूरा बंगाल, बिहार के वाला पूरा जो एरिया था तो किसके अधीन हो गया? तो वो अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। यहां पर उन लोगों को कर लेने का अधिकार मिल गया, अपने व्यापार को मुक्त संचालन करने का अधिकार मिल जाता है। क्या अधिकार मिल जाता है? व्यापार का। क्योंकि उस समय बंगाल जो था सबसे समृद्ध राज्य था भारत का। जितना ज्यादा धन इनको बंगाल से मिला, उतना ज्यादा धन इन्हें किसी अन्य राज्य से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था क्लाइव का ये सोचना कि अभी हमको यहीं तक क्या रहना चाहिए?
सीमित रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जब उनको अधिकार मिल गए तो उन्होंने क्या किया, बंगाल के अंदर किलेबंदी करना आरंभ कर दिया, अपनी नई सैनिक चौकियां स्थापित कर दी, नए सैनिकों की भर्ती वो लोग करने लगे। अब उनके दो उद्देश्य जो थे वो निश्चित हो गए। एक तो उनका क्या था, व्यापार करना था, और दूसरा उनको शासन व्यवस्था की ओर भी ध्यान देना जरूरी था, क्योंकि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो केवल व्यापार तक सीमित थी। लेकिन प्लासी और बक्सर के दो युद्ध, महत्वपूर्ण युद्धों को जीतने के बाद उन्होंने अपनी शक्ति का संपूर्ण भारत को एहसास करा दिया, और उस समय पूरे दक्षिणी भारत में, उत्तर भारत में ऐसा कोई भी शासक नहीं था जो उनको चुनौती पेश कर सके। क्योंकि मीर जाफर ने बाद में प्रयास किया था 1765 में मल्हार राव होलकर के साथ मिलकर अंग्रेजों से संघर्ष करने का क्या किया था, प्रयास किया था, लेकिन वो जो संयुक्त सेना थी मराठों की और मीर कासिम की, वो भी क्या होती है, परास्त हो जाती है। तो ये बात भी सोचना बिल्कुल गलत था कि जो मराठा थे वो कोई संकट खड़ा कर सकते थे अंग्रेजों के प्रति, क्योंकि मल्हार राव होलकर पहले ही युद्ध हार चुका था मीर कासिम की संयुक्त सेना के साथ। अब दिल्ली का सुल्तान, अवध का और बंगाल के जो नवाब थे, उनके भविष्य का निर्माण करता ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। यहाँ के गवर्नर जनरल जो हैं वो उनके भाग्य के विधाता हो गए, और ये लोग उनकी पेंशन पर जीवित रहने लगे। ठीक है, कोई भी बड़ा निर्णय ये बिना की कंपनी की इजाजत के नहीं ले सकते थे। ठीक है, प्लासी का युद्ध है, इनके द्वारा जीता जाता है। तो प्लासी का युद्ध जीतने में उन लोगों को षड्यंत्र के द्वारा ही सफलता मिल गई, लेकिन बक्सर के युद्ध में उन्होंने अपनी जो रणनीति थी, अपना जो टैलेंट था, अपने जो युद्ध लड़ने की पद्धति थी और अपनी जो कूटनीति थी, उसका वास्तविक परिचय अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता है। क्योंकि तीन तीन सेनाएं मिलकर भी उनको परास्त नहीं कर पाई। ठीक है, जिनमें सिजाउद्दौला एक मजा हुआ खिलाड़ी था, उसको काफ़ी अनुभव था, इधर मीर कासिम के पास भी अनुभव था। तो इतने अनुभवी लोग होने के बाद भी वो लोग जो अंग्रेज थे उनके षड्यंत्रों से पार नहीं पा सके, क्योंकि अंग्रेजों ने जो बक्सर का युद्ध हुआ था उससे पहले ही बहुत सारे जो उनके दरबारी लोग थे उनको बहुत बड़ी मात्रा में घूस दी गई, पैसा दिया गया, और उनको क्या किया, अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया। ठीक है, अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम ये होता है कि बक्सर का जो युद्ध होता है वो भारत के शासकों का, सूबेदारों का, नवाबों का भविष्य तय करता है। ठीक है, और उत्तर भारत की जो राजनीति है उसमें अपना प्रभाव जमाने को बिल्कुल तत्पर हो जाता है। अंग्रेजों के बिना उत्तर भारत में उसके बाद कोई बड़ी राजनीतिक घटना नहीं घटी। और उधर फ्रांसीसी जो थे उनको भी ये बात पता चल चुकी थी कि अब भारत में हमारे द्वारा इनका सामना नहीं किया जा सकता, और डच जो थे, फ्रांसीसी जो थे, उनके भी सपने जो थे अब चकनाचूर हो गए थे, और भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी एक बड़ी शक्ति के रूप में सामने आती है, जिससे संपूर्ण भारत के शासक और संपूर्ण भारत की सेना यानी कि राज्यों के रूप में डरने लगती है। कोई भी शासक नहीं था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना उस समय कर सकता था। इसीलिए सभी ने अपनी भलाई इसी में सोची कि कैसे भी करके किसी भी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता कर लिया जाए, उनकी बातों को मान लिया जाए तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और राज्य की स्थिति के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया है बक्सर का युद्ध और बक्सर के युद्ध का महत्व है और ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरी भारत में प्रवेश। ठीक है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो थ्योरी बताई है, ये जो व्याख्या बताई है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, दो युद्ध ऐसे होते हैं जिन्होंने अंग्रेजों को भारत का निर्माता बना दिया, भविष्यकर्ता बना दिया।
ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे का हम कल की यानी कि नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।